हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपने इंडिया ज्योग्राफी, और ये है अपनी एनसीईआरटी बुक चल रही है अपनी। और एनसीईआरटी बुक है अपनी क्लास 8 की। क्लास 6 और 7 अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8, और इस पहले चैप्टर का नाम हो जाएगा अपना संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन क्या है, क्यों है, अपन को किस प्रकार से संसाधन की जरूरत पड़ती है, अपन किस प्रकार से संसाधनों का उपभोग करते हैं, और कैसे कोई वस्तु एक संसाधन बनती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबी, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। यानी सफाई करते टाइम उन्हें सामान दिखा, और फिर मोना ने कहा कि इन सबको देखो, ये सारे के सारे उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। यानी अम्मा ने कहा कि ये उपयोगी है इसलिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये संसाधन है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं, वो उसके लिए एक संसाधन बन जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, तो वो कपड़े और जो खाना है वो उस व्यक्ति के लिए एक संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, या वो एक संसाधन कहलाता है। फिर बताया गया है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, या आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, या फिर स्कूल से घर आने के लिए रिक्शा, बस, टैक्सी, ट्रेन का उपयोग करते हैं, या कोई पाठ्य पुस्तक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, उनका उपयोग करते हैं, तो ये सभी संसाधन कहलाते हैं। आपके पिता ने आपके लिए जो नाश्ता तैयार किया है, यानी जो मम्मी है अपनी, पापा है जो अपने लिए नाश्ता और खाना बनाते हैं, और वो जिन ताज़ी सब्जियों का, जैसे मम्मी खाना बनाने के लिए आटे का प्रयोग करेंगी, सब्जी बनाने के लिए जो ताज़ा सब्जियां अपन लेके आते हैं, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, पापा कोई अपने लिए खाने की चीज़ें लेके आते हैं, या फिर पापा ही नाश्ता बनाते हैं, तो जो ताज़ी वस्तुएं होती हैं या जो ताज़ी सब्जियां होती हैं, वो भी एक तरीके से संसाधन ही कहलाती है। फिर बताया गया है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी ये बताया गया है कि एक वस्तु जिसकी उपयोगिता या पदार्थ की उपयोगिता, यानी वो अपने लिए कितना उपयोगी है, मानवों के लिए कितना उपयोगी है, और प्रयोज्यता यानी उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो जब पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता ही उसे एक संसाधन के रूप में तैयार करती है कि ये चीज संसाधन है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती। अपन ने मान लिया कि ये संसाधन है। जैसे अपन फोन है, अपन फोन का उपयोग पढ़ने के लिए भी करते हैं, बात करने के लिए भी करते हैं, और अपने मनोरंजन के लिए भी अपन फ़ोन का उपयोग करते हैं। तो अपन ने बताया जाए कि भाई फ़ोन अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए फ़ोन एक संसाधन हो गया। फिर अब आप पूछेंगे कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, यानी ये फ़ोन है, ये संसाधन कैसे बना। तब अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी कोई जो वस्तु होती है वो संसाधन तब बनती है जब उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य आंका जाता है। यानी फ़ोन हो गया, फ़ोन 5,000 का भी मिलता है, 10 का भी मिलता है, 15 का भी, और 1,00,000 का भी। तो उसकी जो वस्तु हो गई, उस वस्तु का जो निश्चित मूल्य है, उसकी उपयोगिता है, उसकी प्रयोज्यता है, इन तीनों को मिलाकर वो वस्तु एक संसाधन का रूप धारण करती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य से बात है कि अपन पैसे देकर खरीद सकते हैं। उदाहरण थे, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु यानी सोना चांदी, अपन पैसे देकर खरीदते हैं सोना चांदी, सुनार से, फिर अपने लिए गहने बनवाते हैं, ज्वेलरीज बनवाते हैं। फिर उदाहरण थे, धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब मनोरम भूदृश्य क्या हो गया, जैसे कोई पहाड़ है, घाटी है, पहाड़ से नदी बह रही है, तो एक दृश्य हो गया, यानी एक सीनरी हो गई। उस सीनरी का कोई मूल्य नहीं होता, वो एक अनमोल है, प्राकृतिक देन है, प्रकृति की देन है, प्रकृति ने वो चीज बनाई है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन है महत्वपूर्ण,
क्योंकि भाई सोना चांदी भी अपन गहने होते हैं, वो पहनते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, या कोई त्योहार हो गया वहाँ पहनते हैं। और जो भूत दृश्य था मनोरंजन, हम वहाँ घूमने जाते हैं, अपने जो आत्मीय सुख होता है वो अपन पाने के लिए इन जो प्राकृतिक भूत दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए जाते हैं। अब आगे बात करें कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। यानी अब देखो, पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने भाई पानी से चलने वाली एक गाड़ी बना दी, किसी ने नहीं बनाई थी आज से पहले, लेकिन मैंने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी। तो मैं गया अपने सरकारी कार्यालय में या सरकारी दफ्तर पे, मैंने उनको जाके बताया कि भाई देखो, मैंने ये पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई है, इसमें पेट्रोल डीजल की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जांचा परखा, सही पाया, वो गाड़ी सही से काम कर रही है, तब वो उस नाम से वो पेटेंट मेरे नाम कर देंगे। यानी वो कर देंगे कि भाई जो ये पानी से बनने चलने वाली गाड़ी है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसका जो एकाधिकार यानी इसका जो अधिकार है वो सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं चाहूँगा तो ही कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, तो वो होता है पेटेंट। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई दूसरी कंपनी है, वो ये चाहता है कि वो भी अपने जैसे ही पानी से चलने वाली गाड़ी बनाए, तो वो अपने पास आएगा और हम उसको पैसे के बदले एक अधिकार दे देंगे कि अपन उससे पैसे ले लेंगे और पैसे के बदले उसको अधिकार दे देंगे कि भाई मैं आपको ये अधिकार देता हूँ कि आप मेरी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने लिए भी गाड़ी बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा पेटेंट। अब दादी के नुस्खे क्या होते हैं, जैसे अपने पेट में दर्द होता है तो दादी बताती है कि आप मेथी के दाने खा लीजिए, या कोई ऐसा चूरन होगा वो चूरन खिला देगी जिससे अपने पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वो है तो संसाधन ही, लेकिन उनका मूल्य नहीं है। अगर वो ही उन संसाधनों को दादी पेटेंट कराती कि भाई मेरा ये नुस्खा है, पेट दर्द में ये चीज़ काम आती है, फिर हम कुछ जो मेडिकल फर्म है यानी जो दवाइयाँ बनाती है, जो गोली बनाती है, कैप्सूल बनाती है, ऐसी कंपनी आएंगी अपने दादी के पास, दादी को बोलेंगी कि आपका नुस्खा हमें दे दीजिए, बदले में हम आपको पैसे देंगे, और फिर उस नुस्खे से वो दवाइयाँ बना के मार्केट में उतारेंगे, तो वो होता है पेटेंट। आ गया समझ में? अब आगे बात करते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करने में या रचना करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो स्वयं मानव है वही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। अब जैसे अपन को देख लो, अपने पास दिमाग ही नहीं होता, अपन कुछ ऐसा लगाते नहीं, अपन मेहनत करते नहीं, तो जो पानी से चलने वाली गाड़ी का निर्माण अपन कैसे करते? आई ना बात समझ में? अगर भाई अपन मेहनत नहीं करते, अपन दिमाग नहीं लगाते, अपन कोई खोज या आविष्कार नहीं करते, तो पानी से चलने वाली जो गाड़ी की टेक्नोलॉजी थी वो तो नहीं आती। अब वो नहीं आती तो वो संसाधन बनता कैसे? तो यानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो हम खुद स्वयं ही हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, भाई आग चली, आग जलने के बाद ही लोगों ने उस पर खाना बनाना सीखा ना आग में, एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी सबसे पहले पहिया बना, फिर पहिए के बाद से धीरे धीरे परिवहन के साधन बने, बैलगाड़ी बनी, घोड़ा गाड़ी बनी, फिर वैसे चार पहियों की गाड़ी बनी, फिर बसें बनी, ट्रक बन गए, एरोप्लेन बन गए। सब में पहियों की आवश्यकता होती है। फिर जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब जैसे देखो कि बहुत साल पहले चलते हैं अपन, जैसे पहाड़ से नदी बह रही है, उसका जो बहाव है नदी का वो बहुत तीव्र है। फिर अपन ने दिमाग लगाया कि भाई इस तीव्र बहाव से अपन टरबाइन लगा के विद्युत है उसका अपन उत्पादन कर सकते हैं। तो टरबाइन का आविष्कार हुआ। टरबाइन का आविष्कार होते ही हमने वहाँ पर लगाया, टरबाइन घूमने लगा पानी के बहाव के कारण और विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया। तो जो विद्युत है वो भी एक प्रकार से संसाधन ही बन गई ना। यानी जब तक टरबाइन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक जल विद्युत था, उसका जो संसाधन था जल विद्युत वो पैदा ही नहीं हुआ था। यानी टरबाइन बनने के बाद ही जल विद्युत एक संसाधन बना। यानी एक संसाधन की खोज से अपन दूसरे संसाधन का भी आविष्कार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी क्या होती है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। यानी कोई नई नई चीज है
या फिर अपने को कोई कला सीखनी है, जैसे लैपटॉप सही करना है, तो जो लैपटॉप सही करने का कौशल है वो भी अपन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, संसाधनों का हो गया। अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में बात करें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के संसाधनों में विकसित या वर्गीकृत किया गया है, यानी जो प्राकृतिक होते हैं और एक मैन मेड यानी जो मानवों के द्वारा निर्माण किया गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जो संसाधन हमें सीधे प्रकृति से ही मिल जाते हैं, हमें उनमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे लकड़ी, पानी, मिट्टी, खनिज और अपने सांस का नाम है ऑक्सीजन, तो ये सब हमें सीधे प्रकृति से ही मिल जाते हैं। हमें उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता तो होता नहीं। भाई नदी है, नदी अब तो मान लेते हैं कि भाई पानी में बदलाव करने की आवश्यकता है, पानी प्रदूषित हो गया है, लेकिन पहले तो हमें जो नदियों का पानी ही पी सकते थे लोग, एकदम स्वच्छ जल होता था, शुद्ध होता था। मृदा हो गई, बिना कुछ बदलाव किए अपन उसमें खेती उगाना शुरू कर सकते हैं। खनिज हो गए और अपनी जो ऑक्सीजन हो गई, ये सब एक निःशुल्क रूप से हमें प्रकृति से प्राप्त होते रहते हैं। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं तो सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी कुछ संसाधन होते हैं जिनके लिए हमें औजारों की आवश्यकता होती है। वही जैसे खनिज है, खनिज निकालने के लिए हमें कुदाल तो चाहिए ना, खोद खोद के तभी तो निकालेंगे। फिर विभिन्न समूहों के प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम यानी उत्पादन या उनको निकलना कहाँ से प्रारंभ हुआ, भंडार इकट्ठा करना और वितरण यानी लोगों के बांटने के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हो जाएंगे? पहला हो जाएगा वास्तविक संसाधन और दूसरे हो जाएंगे संभाव्य संसाधन। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की प्राकृतिक संसाधनों की, फिर बात की मानव निर्मित। अब प्राकृतिक संसाधनों में वर्गीकरण किया गया है। पहला तो है विकास और प्रयोग के स्तर पर। विकास और प्रयोग के स्तर पर दो संसाधन हैं, वास्तविक और संभाव्य। अब वास्तविक संसाधन की बात करें तो ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। यानी ये बताया गया है कि जिन संसाधनों की मात्रा एकदम निश्चित होती है, जैसे अपना क्रूड ऑयल हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, वो सब अपनी पृथ्वी पे एक निश्चित मात्रा में ही इकट्ठे हो रखे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा तब ये लोग भी ये जो संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गए वास्तविक संसाधन। अब बात करें संभाव्य संसाधन, तो ये वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। यानी जो संभाव्य संसाधन है उनका इस समय उपयोग नहीं हो रहा और ये भविष्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं। अभी अपन कंफर्म नहीं है कि अपन इनको उपयोग में लाए कर ही रहेंगे, लेकिन लाए जा सकते हैं। अभी अपने पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो संसाधन है उनका उपयोग हम किस प्रकार से करें, लेकिन क्या पता आने वाला टाइम है उसमें अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी या इतना जो तकनीक है वो विकसित हो जाए कि हम उन संसाधनों का उपयोग आसानी से कर सकें। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल व गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं। यानी अब देखो, कोई संभाव्य संसाधन 200 साल पहले की बात बता रखी है कि जो पवन थी वो भी एक संभाव्य संसाधन थी। फिर वहाँ के जो अपने जो वैज्ञानिक हो गए उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, फिर वहाँ पे पवन चक्की विकसित कर दी। अब जैसे ही वो तेज हवा चलेगी तो उस तेज हवा चलने के ही कारण जो पवन चक्की घूमेगी और उससे विद्युत का उत्पादन होगा। तो जो संभाव्य संसाधन था वो तकनीक के माध्यम से अपन ने वास्तविक संसाधन में कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया एक संभाव्य संसाधन का वास्तविक संसाधन में बदलने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
उद्गम था उसमें, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होते हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। निर्जीव सजीव तो आपको सबको पता ही होगा। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर दो हैं, अजैव और जैव। अजैव में मृदा खनिज और चट्टानें आ जाएंगे। जैव संसाधन में पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे। उसके बाद बात करें कि विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो ये वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा है, आप कितना ही उपयोग में ले लो, कितना ही उपयोग में ले लो, कभी खत्म नहीं होगी। और इसकी मात्रा कितनी है वो भी अपने को नहीं पता भाई। तो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, पवन भी हमेशा चलती ही रहती है, उसकी भी कोई मात्रा नहीं है, वो भी एक असीमित ही है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी बताया गया है कि जो जल है वो भी एक नवीकरणीय ही संसाधन है, यानी जिसका असीमित है, कोई भंडार नहीं है जल का। लेकिन हम जो जल है, पीने लायक जल है, वो पृथ्वी पे बहुत ही कम है। कोई 1% के समथिंग या 1% के आसपास ही पीने लायक जल है, जो पूरी पृथ्वी के जल की बात करें तो। अब उस जल का उपयोग हम अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, उसका भंडारण अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, हम उसको प्रदूषित करेंगे, बेकार बहता रहेगा, व्यर्थ करेंगे, तो एक टाइम पे आने के बाद जो भंडार और उपयोग का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और उस बिगड़ने की वजह से आज विश्व के कई जगहों पर पेयजल की समस्या एक बहुत ही बड़ा समस्या, जो बहुत ही बड़ी चीज बनी हुई है। अब देखो यहाँ पर शब्दावली दी गई है कि संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यानी हम कितना उपयोग कर सकते हैं वो मात्रा संसाधन के भंडार में बताई जाती है। अब बात करें अनवीकरणीय संसाधन, तो ये वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ये हो गए अनवीकरणीय, यानी एक बार खत्म हो गए तो हो गए, दोबारा बनने में इनको कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, और इसमें तो इंसान की पूरी आयु ही बीत लेगी। फिर बात करें कि संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। सर्वव्यापक क्या होते हैं, जो सब जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक क्या होते हैं कि एक जगह ही मिलता है, कि भाई कोई चीज़ है वो सिर्फ यहीं मिलती है पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। सर्वव्यापक यानी वो सब जगह मिलती है पूरी दुनिया में, आप चाहे कहीं भी उसको ढूंढ। देखो वही बताया गया है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह का भूभाग अलग है, हर जगह की ऊंचाई अलग है। तो जो भौतिक कारक है, इन भौतिक कारणों की वजह से जो संसाधन है उनका वितरण भी सब जगह समान नहीं है, असमान है। कहीं पर कुछ चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी तो कहीं पर कुछ चीज़ कम मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। अब देखिए जो लौह अयस्क है वो सीधा, जैसे अपन खोदा, लोहे की खदान है कोई, खोदा अपन ने, सीधा तो लोहा मिलेगा नहीं, वो अयस्क के रूप में मिलता है, यानी उसको शुद्ध करके लोहा बनाना पड़ता है। लेकिन जब तक इंसान ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था तब तक लौह अयस्क एक संसाधन था ही नहीं, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता थी नहीं, हमें उसके बारे में पता था ही नहीं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल,
सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे लोहा निकाला, लोहे से अपन ने पुल बनाया, में सरिये बनाए, रोड बनाई, सड़क बनाई, मशीनें भी लोहे से ही बनती हैं और वाहन भी लोहे से ही बनते हैं, जो एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित ही संसाधन है, जिसमें अपन कौशल सीखते हैं या किसी भी संसाधन को किस प्रकार से यानी किस बेहतर ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी एक प्रौद्योगिकी में ही सीखा जाता है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोहना ने समझाते हुए कहा और राजू ने स्वीकृति में अपना सर हिलाया। अब बात करते हैं मानव संसाधन की। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। यानी लोग हैं जो प्रकृति में जो अपने संसाधन मिलते हैं या जो खनिज तत्व मिलते हैं, उनका बेहतर उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान हो। जैसे लोहा है, अपने लोहा है, अपने को पता लग गया कि अपने गांव में लोहा निकलता है, लोहे की खदान है या लोहा है, फिर अपन ने खोदना शुरू किया, लेकिन हम तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते जब तक अपने को ना पता हो कि जो इस अयस्क है, इस अयस्क से हम लोहा किस प्रकार बनाए या लोहे से हम गाड़ी किस प्रकार बनाए या कार किस प्रकार बनाए, वो चीज़ अपने को ज्ञान नहीं है। तो हम उस संसाधन का अधिक और बेहतर ढंग से उपयोग तभी कर सकते हैं जब अपने को उस संसाधन के बारे में पूरा ज्ञान, कौशल और पूरी जानकारी हो। अतः लोग हम खुद भी एक प्रकार से संसाधन ही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब शिक्षा हो गई, कोई टीचर बन गया, अब टीचर एक खुद एक संसाधन बन गया। अब वो बाकी बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी वो बाकी लोगों को भी शिक्षित कर रहा है और उससे वो बच्चे भी एक रूप से संसाधन ही बन रहे, उनको भी ज्ञान हो रहा है। स्वास्थ्य हो गया, यानी डॉक्टर बन गया कोई, अब वो डॉक्टर बन गया, वो खुद एक प्रकार से संसाधन है। अब वो लोगों को सही करेगा, कोई बीमार हो जाएगा, किसी के कुछ हो जाएगा, तो वो उन सब की एक प्रकार से मदद करेगा उनको सही करने में या स्वस्थ होने में। तो अपने डॉक्टर भी एक प्रकार से संसाधन ही हो गए। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन विकास कैसे कहते हैं कि जो उनका कौशल है, यानी किसी को लैपटॉप ठीक करना आता है, अब इससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम उस बढ़िया टेक्नोलॉजी को जब तक उस व्यक्ति को नहीं सिखाएंगे, यानी उसके कौशल को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मानव का विकास नहीं होगा। अतः मानव संसाधन विकास यही होता है कि अपने कौशल को बढ़ाना। अब बात करते हैं आगे कि संसाधन संरक्षण। संसाधनों के बारे में पढ़ लिया, किस प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। अब बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की। उसमें है कि मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, न तो छाया है, न कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, छाया की तलाश में। उसने अपने सपने के बारे में माँ को बताया और माँ से पूछा कि क्या सच में हो सकता है। तो माँ ने कहा बिल्कुल हो सकता है। यदि हम संसाधनों के नवीनकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी सतर्कता पूर्वक उपयोग क्या हो गया, जैसे अपने पास जल है, जल यानी पीने का जल, जो पेयजल है, उसका अगर अपन सतर्कता पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक उसका अगर उपयोग नहीं करेंगे तो एक टाइम पर आने के बाद जल, जो पीने का जल है, पेयजल है, वो खत्म हो जाएगा। अब उस पेयजल की वजह से ही देखो कि जो मवेशी होते हैं, अपने जीव जंतु, वो भी उसी पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी पेयजल पर निर्भर हैं, अपनी खेती भी पेयजल पर ही निर्भर है। खारे पानी से खेती बिल्कुल नहीं हो सकती और अपन पीने में भी पेयजल का ही उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि अगर पानी ही खत्म हो गया तो सोचिए कि मानव का जो जीवन है वो कितना दूभर हो जाएगा जीने के लिए। ना खाना बचेगा, ना छाया बचेगी, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे, पानी खत्म हो जाएगा तो भाई, और ना ही प्यास बुझेगी लोगों की। तो उनका संरक्षण, सावधानी पूर्वक उपयोग करना और भविष्य के लिए बचा के रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास क्या हो गया कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक तो उपयोग करना है और भविष्य के लिए भी उनको बचा के रखना या भंडार करके रखना या स्टोर करके रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है।
अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने समाचार पत्रों से, व्यर्थ वस्तुओं से, बांस की डंडी, लिफाफों से थैले बनाए और कहा कि हम खरीदारी करते समय प्लास्टिक बैग की जगह इन कागज के बैगों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक संसाधन। अब देखो, सतत पोषणीय विकास से कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, यानी पेड़ हो गया, पेड़ भी जीवन का रूप है, कीट पतंग हो गए, मोर हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, मानव हो गया, यानी सभी का एक समान रूप से आदर करना है कि भाई वो भी जीव है, उनको भी इस पृथ्वी पर जीने का पूरा पूरा अधिकार है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इससे मतलब है कि अच्छा खाना, अच्छा स्वस्थ रहना, अच्छा पीना और अच्छी तरह से सोना और संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति को और विविधता को संरक्षण करना, इससे मतलब है पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को सूखने से बचाना, पेड़ों को सूखने से बचाना, पहाड़ों का विनाश होने से रोकना। ये सब बातें हैं पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण से। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी हर एक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वो पेड़ लगाए, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करे, जो सीमित संसाधन है उनका एक निश्चित तरीके से, यानी आवश्यकता पूर्वक और सावधानी पूर्वक ही उनका उपयोग करे। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाने, यानी बाकी जो अपने गांव है, आसपास है, समाज है, उनको भी शिक्षित करना कि भाई ये संसाधन एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से नहीं आएंगे। तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था संसाधन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और कमेंट करके बताना है कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी कर सकते हैं, वो भी बताना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो है @संकलन क्लासेस, जिसमें S बड़ा है और C बड़ा है। ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम आप लोगों को दिखेगा, संकलन, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से वीडियो की PDF मिलेगी और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।